ओके जी, सेल टैक्स रूल्स पे आइए, हम पढ़ रहे थे। आज इस सेल टैक्स को ख़त्म करते हैं। हम गालिबन पेज नंबर 483 पढ़ चुके थे, 484 पे आइए। रूल 22 है जी, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। लिखे जी, वेयर द बायर हैज रिटर्न कैंसल्ड अ सप्लाई और टैक्स फॉर सेल हैज बीन रिड्यूस्ड। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो बायर ने चीज़ें वापस कर दी हैं या फिर टैक्स जो है वो कम हो गया है, ठीक है, बात पड़ी थी ना, दोनों बातें हो सकती हैं, चीज़ें रिटर्न भी हो सकती हैं और हो सकता है कि वैल्यू भी कम हो गई हो। द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर होंडा ने डॉलर से चीज़ें खरीदी थी और होंडा ने वापस कर दी तो फिर होंडा इनपुट क्लेम नहीं करेगा, ठीक है, ये तो बात तो ठीक है। लेकिन पॉइंट 2 ये कहता है वेयर द बायर हैज ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन अगर बायर ने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया है परचेज का, ही शैल रिड्यूस इनपुट टैक्स, वो अपना इनपुट टैक्स क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा विद द अमाउंट मेंशन इन डेबिट क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड इन विच द नोट वाज इशूड। ले जी, अब दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझ आएगा। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा ना, वो असल में है कि अगर सेम मंथ में आपकी रिटर्न हो गई, सेम मंथ में रिटर्न हो गई, मिसाल के तौर पे आपका महीना है जनवरी का, ये है 1 जनवरी और ये है 31 जनवरी। अगर आपने यहां पर परचेज की और इसी महीने में परचेज रिटर्न हो गई, तो सवाल मेरा ये है कि आप ये 15 तारीख को जब रिटर्न सबमिट कराएंगे तो यूं लिखेंगे इनपुट लेस डिक्रीज इन इनपुट, ऐसे करके लिखेंगे। लॉ मेकर कहता है करने की जरूरत ही नहीं। अगर एक ही महीने में आपकी रिटर्न भी हो गई है तो फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इनपुट क्लेम ही ना करें, ठीक होगी बात, आप इनपुट क्लेम ही नहीं करेंगे अगर सेम मंथ में रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर रिटर्न डिफरेंट मंथ में जाके होगी, मिसाल के तौर पे ये जनवरी था और ये फरवरी था, आपने यहां पर परचेज की, तो जो जनवरी की रिटर्न आपने 15 फरवरी को जमा कराई होगी उसमें तो आपने इसको क्लेम कर लिया होगा, ऐसे ही है, ये तो क्लेम हो गया, रिटर्न सबमिट हो गई। लेकिन अगर यहां पर चीजें रिटर्न हुई, परचेज रिटर्न हुई यहां पर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहां पर आके अपना इनपुट डिक्रीज कर देंगे। और किस अमाउंट से होगा, जो अमाउंट पे डेबिट क्रेडिट नोट पे मेंशन है उस अमाउंट से ही होगा, ठीक होगी बात। ओके, तो अब पढ़े जी, पॉइंट 1 कहता है वेयर द बायर हैज रिटर्न अ सप्लाई और टैक्स फॉर सेल हैज बीन रिड्यूस्ड, द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। और नीचे बॉक्स में लिखा है इट रेफर्स टू अ सिनेरियो वेयर द रिटर्न इज मेड इन द सेम मंथ इन विच द गुड्स आर परचेज्ड। तो जिस महीने में परचेज हुई उसी महीने में रिटर्न हो गई, तो फिर आप इनपुट क्लेम करेंगे ही नहीं, सिरे से नहीं क्लेम करेंगे। और पॉइंट 2 कहता है where the buyer has already claimed input tax credit, he shall reduce input tax with the amount mentioned in debit or credit note in the return of the period in which the note was issued। तो जिस महीने में नोट इशू हुआ होगा उस महीने में आप अपना इनपुट कम कर लेंगे, और अगर नोट की वजह से इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर लें। It refers to a scenario where the return is made in any of the next month in which goods are purchased। तो ये सिनेरियो वो वाला सिनेरियो है जिसमें रिटर्न जो है किसी अगले महीने में जाके हो रही है। ओके, तो ये दोनों एक बॉक्सेस में एग्जाम्पल्स बनी है, ये वही हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिए हैं, एक नजर देख लीजिए इनको। ओके, चले आगे। पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे है, वेयर द सप्लायर, अब ये सेलर के जूतों में, ऊपर वाला तो बायर के जूतों में था ना, ये सेलर के जूतों में। वेयर द सेलर हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउटपुट टैक्स इन द रिटर्न फॉर द सप्लायर्स अगेंस्ट विच डेबिट नोज वाज इशूड सब्सिक्वेंटली। अब अगर हम एक एग्जांपल बना लें सेलर के जूतों में रह के, मिसाल के तौर पे ये जनवरी है और ये फरवरी है, यहां पे सेलर ने सेल्स रिकॉर्ड कर दी हैं और आउटपुट टैक्स पे कर दिया है अगेंस्ट विच डेबिट नोट वाज सब्सिक्वेंटली, और बाद में ये रिटर्न हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये रिटर्न हो गई तो फिर क्या होगा, ही में इंक्रीज और रिड्यूस आउटपुट टैक्स बाय अमाउंट मेंशन्ड इन द डेबिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड इन नोट वाज इशूड।
तो अगर नोट इशू करने के नतीजे में आउटपुट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों बातें हमने पढ़ी हुई हैं। तो अगर नोट इशू करने के नतीजे में आउटपुट कम हो जाए तो ज्यादा या ज्यादा हो जाए तो उसने क्या करना है, ही में इंक्रीज और रिड्यूस आउटपुट टैक्स बाय अमाउंट मेंशन इन द डेबिट नोट। कब? यहां जाके कि जिस महीने में नोट इशू हुआ, जिस महीने में नोट इशू हुआ, इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड इन विच नोट वाज इशूड। तो जिस महीने में जाके नोट इशू हुआ होगा उस महीने में जाके वो क्या करेंगे, वो अपनी आउटपुट टैक्स को चेंज कर लेंगे। ओके होगी बात? तो मसला अगली बात भी वही है, इफ गुड्स आर रिटर्न बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने चीजें रिटर्न की हैं, द एडजस्टमेंट्स रेफर्ड अबव कैन बी मेड ऑन क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। तो सर अगर तो चीजें अनरजिस्टर्ड बंदे ने रिटर्न की हैं, फिर अनरजिस्टर्ड बंदा तो वैसे ही रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपको पता है, उसने तो वैसे ही कुछ नहीं करना, तो फिर ये सारी एडजस्टमेंट्स कब होंगी, जब ये खुद ही अपना क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, तो जब ये क्रेडिट नोट इशू करेगा उस महीने में जाके आप अपना आउटपुट जो है वो कम या ज्यादा कर लेंगे। कोई मसला? सब अच्छा है? चलें जी, नीचे एक बॉक्स में एग्जाम्पल बनी हुई है, इसको देख ले। नीचे एक रिवीजन और रूल 22 का 3 लिखा हुआ है, ये भी देख ले। ओके चलें आगे। पॉइंट नंबर 4, अगली बात इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछ भी ली जाती है। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड और इनपुट इज इंक्रीज्ड, आउटपुट कम हो जाए इनपुट ज्यादा हो जाए, क्या मतलब है इसका? आउटपुट कम हो जाए इनपुट ज्यादा हो जाए, इसमें हुकूमत का फायदा है क्या नुकसान है जी? इसमें हुकूमत का नुकसान है, बिल्कुल। तो हुकूमत को थोड़ा सा मसला होगा, ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी उसे कि जी मेरा आउटपुट कम हो गया या इनपुट अब रिफंड ज्यादा ले लेगा, तो फिर क्या होगा? वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड और इनपुट इज रिड्यूस्ड द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड। एडजस्टमेंट कौन से वाली? ये जो हमने डेबिट क्रेडिट नोट पढ़ा कि अगर आपने चीजें रिटर्न की हैं तो रिटर्न करने पे आप नोट इशू कर सकते हैं। 1990 का सेल की हुई आज नोट इशू हो सकता है? सवाल असल में ये है। तो उसने कहा भाईजान ऐसा नहीं होता, अगर तो आपके नोट इशू करने के नतीजे में आउटपुट कम होता है या इनपुट ज्यादा होता है, द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इफ द डेबिट क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन 180 डेज ऑफ द रेलेवेंट सप्लाई। रेलेवेंट सप्लाई होती है जब आपने ओरिजिनल सेल की थी, उससे 180 दिन के अंदर अंदर तक आप ये नोट इशू कर सकते हैं। ठीक होगी बात? मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं जहां पे रजिस्टर्ड बंदा रिटर्न करता है, यही केस था ना पहले, आपने रजिस्टर्ड बंदे को सेल की, उसने रिटर्न कर दी, होंडा ने रिटर्न कर दी। अब होंडा ने नोट इशू करना था, अब होंडा के नोट इशू करने के नतीजे में होंडा का इनपुट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? होंडा ने चीजें, अब ये देखिए एक तरफ डॉलर्स था एक तरफ होंडा थी, होंडा ने चीजें रिटर्न कर दी, अब नोट होंडा ने इशू करना था जो पहला केस था, अब होंडा के नोट इशू करने के नतीजे में होंडा का इनपुट कम हो रहा है, तो फायदा हुकूमत का नुकसान? हुकूमत का फायदा। हुकूमत का फायदा, कोई लिमिट नहीं है, 1990 का नोट आज भी इशू हो सकता है। ओके, लेकिन दूसरे सिनेरियो पे आए, जब अनरजिस्टर्ड बंदे ने रिटर्न की थी तो फिर किसने नोट इशू किया था? फिर सप्लायर डॉलर्स ने इशू किया था। तो डॉलर्स जब अपना नोट इशू करेगा तो उसके नतीजे में उसका आउटपुट कम होगा कि ज्यादा होगा? आउटपुट कम होगा भाई फिर उसका, तो आउटपुट कम हो गया, हुकूमत का फायदा नुकसान? नुकसान। तो सर इसके लिए 180 दिन की लिमिट है। ओके, तो जो शख्स नोट इशू कर रहा है उसी शख्स के जूतों में रह के देख रहे हैं कि ये इसके नोट इशू करने के नतीजे में हुकूमत का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तीसरा सिनेरियो, कीमतें बढ़ी थी, कीमतें बढ़ी थी, किसने नोट इशू करना है? सेलर ने। सेलर ने करना था ना, डॉलर्स ने करना था। आउटपुट ज्यादा हो रहा है, हुकूमत का फायदा हो रहा है, जब मर्जी नोट इशू करे, फिरौन के दौर का नोट आज इशू कर दे, कोई मसले वाली बात ही नहीं। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो जब हुकूमत का नुकसान होगा तो हुकूमत कहेगी सॉरी 180 दिन, और जब हुकूमत का फायदा होगा हुकूमत कहेगी नो 180 दिन, अन्यवा लिमिट, अनलिमिटेड। और ये 180 दिन के लिमिट वो कह रहा है, हाउएवर कमिश्नर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सेलर एक्सटेंड द पीरियड बाय फर्दर 180 दिन। कमिश्नर जो है इस टाइम पीरियड को मजीद 180 दिन के लिए बढ़ा सकता है। आज स्ट्रेंथ थोड़ी की मैं वैसे
तो हफ्ता आपको लगा था मैं आज भी नहीं आऊँगा। कमिश्नर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सेलर एक्सटेंड द पीरियड बाय फर्दर 180 डेज, तो इसको मजीद 180 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। कल आप लोगों को मैसेज आ गया था टाइम पे? क्या आप लोग क्लास पे आए थे? यार असल में वो थोड़ा सा ना हुआ है मैसेज का इशू। कल असल में मैं आया था सुबह, मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी, लेकिन असल में ना तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था मुझे भी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कल। खैर एनीवेज माजरत उसके लिए। अब वैसे ही 15 दिन रह गए, वरना मैं आपको एक ग्रुप ही बनवा देता जिसमें मैं मैसेज कर देता। अच्छा मज़े की बात है, मैसेज भी कर दो, आप लोग देखते तो है नहीं, मेरी तरह की हैं आप लोग। मैं तो फिर देख के इग्नोर कर देता हूँ, आप तो देखते ही नहीं हैं। हाय हाय हाय, बाकी सारे ब्लॉक किए हैं मेरे भाई ने, हैवी वाले ब्लॉक, म्यूट फॉर 1 ईयर। अच्छा अनलिमिटेड, पहले 1 ईयर की ऑप्शन होती थी, पहले अनलिमिटेड की नहीं होती थी ना, किया करें ऐसे। ओके अगली बात जरा देखें। मिसाल के तौर पे एक है डॉलेंस एंड एक है होंडा। जनवरी के महीने में डॉलेंस ने होंडा को सेल की और होंडा ने डॉलेंस को फरवरी के महीने में रिटर्न कर दी। किसी वजह से, हो सकता है भाई कोई रिपेयर करनी हो, कोई मसला हो, कोई डिफेक्ट हो, और उन्होंने मार्च में दोबारा से इसको सेल कर दी। सिनेरियो समझ आ गया? ये जो आप लोग अपने सूटों के साथ करते हैं ना, अक्सर लोग ऐसे ही है, सूट खरीदा, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, अगले महीने जाके फिर पसंद नहीं आया, फिर नया ले आया, कोई ऐसे करके हरकतें करते हैं ना, ये वो चीजें। तो वो बात करता है भाई पॉइंट नंबर 5 में, वेयर अ कैंसल्ड और रिटर्न सप्लाई। समीर कैमरा आप उधर ही रखिएगा। जो पहला जनवरी है, जनवरी में सप्लाई हुई, फरवरी में क्या वही सप्लाई रिटर्न हो गई, और मार्च में फिर वही रिटर्न की हुई दोबारा से सेल हो गई। तो वो ये बात कर रहा है, वेयर अ कैंसल्ड और रिटर्न सप्लाई इज सब्सिक्वेंटली सप्लाइड। तो जो सप्लाई फरवरी में रिटर्न हुई थी वो मार्च में दोबारा से सब्सिक्वेंटली सेल हो गई। सिनेरियो समझ आ गया? ओके क्या करना है आप, किसको? टू द ओरिजिनल बायर, या होंडा को ही सेल कर दी, और सम अदर पर्सन। होंडा ने फरवरी में आके कह दिया भाई मुझे नहीं चाहिए, वापस रखो, और आपने मार्च में टोयोटा को सेल कर दी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सब्सिक्वेंट सप्लाई होंडा को की है या किसी और को की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट एक है। तो अगर रिटर्न की हुई सप्लाई अगर आपने किसी और को सेल कर दी विद और विदाउट रिपेयर्स, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने ठीक करके रिपेयर करके बेची है या वैसे ही बेच दिया। सप्लायर शेल चार्ज सेल्स टैक्स इन नॉर्मल वे इन रिटर्न ऑफ द पीरियड इन विच दीस गुड्स आर सप्लाइड। तो सप्लायर क्या करेगा? सेल टैक्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चार्ज करेगा उसी पीरियड में जिसमें ये सप्लाई हुई थी, जैसे कि मार्च। ओके, तो जनवरी में सेल हुई, नॉर्मल सेल टैक्स, फरवरी में रिटर्न हुई, सेल टैक्स में कमी, खत्म हुई बात। मार्च में सब्सिक्वेंटली सेल हो गई, दोबारा से आउटपुट टैक्स, और बायर के लिए इनपुट टैक्स। ठीक होगी बात? कोई मसला है इसके अंदर? तो मेरे ख्याल में इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये उसी बंदे को सेल हुई हैं, किसी और बंदे को सेल हुई हैं। ये अक्सर आप लोग कपड़े खरीदते हैं जनवरी में, तो आपको फरवरी में आकर पता लगता है हो ये तो खराब है। तो जनवरी में सेलर ने इसका आउटपुट क्लेम कर लिया होगा, आप लोगों ने इनपुट क्लेम कर लिया होगा, फरवरी में आपने वापस कर दिया, अब रिटर्न हो गई, उसने अपना आउटपुट टैक्स कम कर दिया और आपने भी अपना इनपुट टैक्स कम कर दिया। अब आपने कहा ये कपड़ा नहीं ठीक, मुझे नहीं चाहिए। अब उसके बाद वो उसको सिएंगे, उसको ठीक ठूक करेंगे, रिपेयर करेंगे। मार्च में एक और बंदा आया, उसको जाके इन्होंने आगे क्या किया, उसको जाके इन्होंने सेल कर दिया। तो नॉर्मल तरीके से आउटपुट टैक्स लगाएगा दुकान वाला। ठीक होगी बात? कोई मसला? ओके, ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई। ये तो मुझे लग रहा है अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर हम ये चैप्टर 2 शुरू करेंगे। हो मैन, टू गुड। आज तो, कल संडे है, आराम से कीजिएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। छुट्टी तो कोई बात नहीं, एक ही छुट्टी जितना बताऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, चीजों की तबाही। वेयर गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द बायर, अगर बायर ने चीजें वापस की, होंडा ने डॉलर्स को चीजें वापस की, बिकॉज दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन। और सर ये इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है सर, इसमें को तो ऑन करो, इसमें से आग निकलती है सर, ये तो फारग है सर। एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर, और डॉलेंस इसको तोड़ दो, खत्म करो, इसको ऑन करो, अभी देखो आग के शोले निकलेंगे, तुमने अपनी फैक्ट्री चलानी है, ये अनफिट फॉर कंजम्पशन है सर।
तो डॉलर्स ने कहा वाकई यार इसको तोड़ देना चाहिए, इसको ना ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर क्या होगा, डॉलर्स ने फ्रीज़र तोड़ दिया, ख़त्म हुई बात। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि डॉलर्स अपना आउटपुट टैक्स कम करेगा। जब डॉलर्स अपना आउटपुट टैक्स कम करेगा तो इसका मतलब ये है कि परचेज रिटर्न हुई है, सेल रिटर्न हुई है, सॉरी सेल रिटर्न हुई है। जब सेल रिटर्न हुई होगी तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मिनट सोचें, स्टॉक वापस आ गया, आपके पास स्टॉक बढ़ गया। कल को जब आपका सेल टैक्स का ऑडिट खुलेगा और कमिश्नर आपका आके ऑडिट करेगा, वो कहेगा भाई यार वो तुमने एक फ्रीजर सेल किया था, वो वापस आया था, वो किधर है? सर वो तो मैंने तोड़ तोड़ के ना फेंक दिया। अच्छा, तोड़ तोड़ के फेंक दिया, यानी कि इस तरह मुझे क्या पता तुमने तोड़ के फेंका, मुझे तो लगा सेल हो गया। इस तरह तो तुम सारे सेल कर दोगे, आउटपुट नहीं दोगे और बाद में कह दोगे मैंने तोड़ के फेंक दिए थे। ये तो फिर गलत बात हो गई ना। बात समझ आई, प्रॉब्लम समझ आई कि आप सेल करें, आउटपुट डालें, वापस रिटर्न डलवा के आउटपुट खत्म करा के चीजें तोड़ दें। यूं तो फिर आप सारी सेल करते जाएं, रिटर्न डलवाते जाएं, आउटपुट खत्म करें और बाद में कोई आगे पूछे कह दे मैंने तोड़ के फेंक दिया। तो उन्होंने इस चीज से मना किया। उन्होंने कहा एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर शैल डिस्ट्रॉय गुड्स आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर। सर ऐਵੇਂ नहीं तोड़ देना, कमिश्नर से इजाजत लेके फिर तोड़ना है। द गुड्स विल बी डिस्ट्रॉयड अंडर द सुपरविजन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। और तो और आपने एफबीआर के बंदे को अपने दफ्तर में बुलाना भी है और उसकी सुपरविजन में तोड़ना है। और ये कोई ऐसी चपड़ासी चपड़ूसी नहीं होगा वहां का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर। कम अज कम असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाएं, उसको खाना शाना खिलाएं, मटन कढ़ाई अच्छी तरीके से खिलाएं, उसको बोतल शोतल पिलाएं, उसकी मौजूदगी में फिर आप ये फ्रीजर तोड़ेंगे। ओके, क्या इन चीजों को खरीदने पे जो इनपुट टैक्स पे किया होगा वो आपको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सर अगर आउटपुट, इन चीजों पे आउटपुट है, ये जो चीजें डिस्ट्रॉय हो गई इस पे आउटपुट टैक्स है, सेल ही नहीं तो काहेगा आउटपुट टैक्स? तो जब आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड शैल नॉट बी एडमिसिबल। तो इनपुट टैक्स इन चीजों का नहीं मिलेगा। ओके, बात समझ आ रही है? कोई सवाल? अच्छा, अगर वो बगैर इजाजत के चीजें डिस्ट्रॉय कर दे फिर क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, उसने इजाजत नहीं ली, उसने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, वो सेल कंसिडर होगी और उसका आउटपुट देना पड़ेगा। ओके, वो सेल कंसिडर होगी, उसका आउटपुट देना पड़ेगा। बात नीचे बॉक्स में लिखी हुई है, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन अबव मैनर आउटपुट विल नॉट बी चार्ज। और अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है। हाउएवर इफ द गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन अबव मैनर आउटपुट विल बी पेड बाय अस थ्रू आवर ओन जेब। जेब से पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर इनपुट भी मिलेगा, फिर इनपुट भी मिलेगा। ओके, बात समझ आ गई? आखिरी सफा आ गया सेल टैक्स का, आखिरी अलविदा। नहीं, अभी 2-4 छोटी छोटी चीजें रहती हैं तो भी हमने पढ़नी है। ओके, अब ये आपसे ना डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स, ये आपसे ना सेल टैक्स न्यूमेरिकल की वर्किंग 1 और वर्किंग 2 बनवा रहा है। ये आपको सारी आती है, ये बस हमने रीड ही करना है। इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज फॉर ओनली टैक्सेबल सप्लाई शैल बी एडमिसिबल। वो ये बात कर रहा है भाईजान कि जो इनपुट टैक्स आपने पे किया उस रॉ मटेरियल पे जिससे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई बना रहे हैं, वो क्या होगा? वो आपको माइनस करने की इजाजत है। ये बात तो आपको पता है। इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट बी एडमिसिबल। ये बात भी आपको पता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज का जो इनपुट होता है वो फौत हो जाता है। हमने 4 दफा फौत किया, वो भी बल्कि 5-6 दफा फौत कर चुके हैं, छोटे न्यूमेरिकल में भी फौत कर चुके हैं वैसे। तीसरा ये क्या है जी? द इनपुट टैक्स फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई शैल बी अपोर्शन्ड। वर्किंग 2 याद आई सेल टैक्स की? हम अपोर्शन करते हैं और फॉर्मूला सिखा रहे हैं आपको, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्सेबल सप्लाईज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज रेजिडुअल इनपुट। ये अजीब रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी तरफ से फनकारी लगाई है इसने। अभी देखें, खोदेंगे पहाड़ निकलेगा चूहा। मैं ऐसे ही टेंटेटिव नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूं। क्या लिखते थे हम? सेल्स और इनपुट टैक्स। यहां पे मिसाल के तौर पे 1000 होता था, यहां 500 होता था, यहां 200 होता था, टोटल इसका 1700 होता था। ये वैसे एज्यूम नंबर्स हैं, मैं ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ये मिसाल के तौर पे 600 था, इधर 30 आ गया, इधर 150 आ गया, इधर कितना बचा? 180, 420 आपका नंबर। ओके, 420।
अब वो क्या बात कर रहा है, उसने आपको, अच्छा आपने ये पोर्शन कैसे किया होगा, ये 420 आपने पोर्शन कैसे किया होगा, आपने किया होगा 1000 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 600, तो आपके पास क्या आया होगा 420, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या ये 420 की बात नहीं कर रहा, इसको ही कह रहा है, ये है जी, इसको बोलते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 1000 और 1700 का तो आपको पता है, और ये जो है ना 600, इसको बोलते हैं रेजिडुअल इनपुट। तो रेजिडुअल इनपुट होता है टोटल, और क्रेडिट वो होता है जो कि आप माइनस करते हैं। ठीक होगी बात, तो ये कैलकुलेट करना आपको पहले से ही आता है, बस मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दी है। ओके ले जी आगे चलते हैं। आपने सेल टैक्स के लेक्चर मिस किए हुए थे, क्लासेस ने ली हुई थी, तो गलत क्लेम कर लिया सारा कुछ, अपॉर्शनमेंट गलत कर दी, फिर क्या होगा, एन इनपुट टैक्स क्लेम्ड रॉन्गफुली बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला शैल बी पनिशेबल, तो फिर आपको सजा दी जाएगी, आपका पेपर 49 पे फेल कर दिया जाएगा। ऐसे ही है कुछ, तो पेपर आपका 49 पे फेल कर दिया, नहीं ये वो बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात हो रही है, तो आपको सजा मिलेगी, जुर्माना जुर्म नहीं होगा, और क्या है। ओके अब बोलें तो सही। अच्छा हम रिटर्न ना मंथली जमा कराते हैं, पता है इस बात का, तो मंथली रिटर्न जो हम जमा करवा रहे होते हैं, ये इसके अंदर जो हम इनपुट क्लेम करते हैं ना, ये बस ऐसे एक अंदाजा होता है, ऐसी एक ना टेंटेटिव सा हम ये काम कर रहे होते हैं, असल काम तो साल के आखिर में आके होता है। वो क्या कह रहा है, मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज अ प्रोविजनल एडजस्टमेंट। सर ये तो टेम्पररी है, बस आर्जी एडजस्टमेंट है, एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और साल के आखिर में द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक फाइनल एडजस्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर साल के आखिर में क्या होगा, शख्स फाइनल एडजस्टमेंट करेगा, पूरे साल की कैलकुलेशन करेगा, फिर देखेगा कि क्या बात बनती है। तो कह रहा है मंथली में आपको वैसे इनपुट पे आपको इनपुट देता रहूंगा, लेकिन साल के आखिर में असल काम तब होगा, असल में आप तब उस वक्त बैठ के एक ही कैलकुलेशन करेंगे, फिर सारा हिसाब किताब होगा, पूरे साल की रिटर्न एक ही दफा बनेगी, ये समझ लें आप। ओके पूरे साल की रिटर्न एक दफा ही बनेगी। कोई मसला, कोई सवाल, कोई शिकवा, कोई शिकायत? लेकिन जी अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, उनको खत्म करते हैं इस चैप्टर में। और हमारा क्या रह गया इस चैप्टर में, हमारा रहता है, अगर आप सफा नंबर पहले सफे पे आ जाए, इसी चैप्टर आ गए आप लोग 475 पे, इसके टॉप पे दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, निल रिटर्न और रेजिडुअल इनपुट टैक्स। अच्छा रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्या इस 600 की बात नहीं कर रहा, इस 600 की बात कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। वो कहता है निल रिटर्न इज अ रिटर्न, ये वो रिटर्न होती है इंडिकेटिंग दैट नो सेल्स टैक्स इज पेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द टैक्स पीरियड। सो निल रिटर्न वो रिटर्न है जिसमें ये इंडिकेट हो रहा होता है कि कोई सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ने पे नहीं करना एक टैक्स पीरियड में। बात समझ आ गई? तो ये तो बात हमें पता थी। रेजिडुअल इनपुट टैक्स, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी आपको, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आप। क्या है रेजिडुअल इनपुट टैक्स? 600 इस 600 की बात कर रहा है। ये 600 कहां से आता है? ये आता है वर्किंग मंथ से। ओके मुझे बताइए 600 हमने यहां पे क्यों लिखा हुआ है? अपॉर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये टैक्सेबल के लिए है या एग्जेम्प्ट के लिए है। अगर मुझे पता होता कि ये 600 टैक्सेबल के लिए है या एग्जेम्प्ट के लिए, तो क्या मैं यहां पे लिखता? ना लिखता ना। अगर मुझे पता होता कि ये 600 सिर्फ टैक्सेबल के लिए है, फिर मुझे यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो मुझे वर्किंग 2 बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या ख्याल है? अब ये बात जहन में रख के ना ये पढ़ें, रेजिडुअल इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल ठीक है, कंपोनेंट्स एंड कैपिटल गुड्स। ये इनपुट टैक्स कौन सा इनपुट टैक्स है जी? ये वो टैक्स है जो कि रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स पे किया जाता है। कौन से कैपिटल गुड्स, कौन से कंपोनेंट्स, कौन से रॉ मटेरियल्स? यूज्ड फॉर मेकिंग बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्योंकि इस इनपुट को टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड द इनपुट, इसमें वो वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें वो इनपुट शामिल नहीं है ऑन रॉ मटेरियल्स यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज और यूज ओनली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। वो कहता है अगर तो सिर्फ आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए ये चीज इनपुट ले रहे हैं या एग्जेम्प्ट के लिए आप ये इनपुट ले रहे हैं,
तो फिर ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स नहीं है, क्योंकि तब तो आपको पता है ना, तब तो आप यहां पे लिखेंगे ही नहीं। अब आप यहां पे लिख ही इसी वजह से रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये 600 तीनों में से किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तभी तो अपॉर्चमेंट की। अगर आपको वो सवाल के शुरू में खुद ही बता दे कि मुझे पता है कि ये टैक्सेबल के लिए है और मुझे पता है कि ये एग्जेम्प्ट के लिए है, तो फिर वो रेजिडुअल इनपुट टैक्स नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? आए जी चैप्टर 20 पे, इसमें भी एक दो चीजें मैंने छोड़ी थी, सप्लाई की डेफिनेशन पे है। ले जी मिसाल समझे, आपने जनवरी में कुछ परचेजेस की, इनपुट क्लेम कर लेंगे? इनपुट क्लेम कर लेंगे। फरवरी में मजीद कुछ परचेजेस की, इनपुट क्लेम कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। मार्च में आपने कुछ सेल्स की, आउटपुट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेट्स अज्यूम यहां पे आपने 30 क्वांटिटी परचेज की, यहां पे आपने 70 क्वांटिटी परचेज की, टोटल 100 क्वांटिटी का इनपुट आपने क्लेम कर लिया। बेची आपने अभी है सिर्फ 50 क्वांटिटी, तो कितना बन गया जी? 100। 50 पीछे पड़ी हुई है, 50 क्वांटिटी इज रिमेनिंग इन योर स्टॉक, जिसका इनपुट आप क्लेम कर चुके हैं। मार्च के एंड पे आपने फैसला किया क्यों ना डी रजिस्टर कर दें अपने आप को। काम तो मैं कर नहीं रहा, डी रजिस्टर कर देता हूं, बिजनेस बंद करने लगूं। अब यहां पर आप जाएंगे एफबीआर के पास और कहेंगे कि भाई मैंने अपने आप को डी रजिस्टर कराना है, क्यों? क्योंकि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। तो अगर काम आपने खत्म कर दिया तो एफबीआर आपसे कहेगा अच्छा काम खत्म कर दिया है, तो ये जो 50 तुम्हारे पास क्वांटिटी रिमेनिंग थी, इसका इनपुट तुम क्लेम कर चुके हो? हाँ जी कर चुका हूं। तो आउटपुट किधर है? वेयर इज आउटपुट मैन? आउटपुट दो। आउटपुट दोगे तो तभी इनपुट मिलेगा। तो फिर लॉ मेकर ने कहा कि जब आप डी रजिस्टर होने लगे ना, डी रजिस्टर के टाइम पे जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है ना, वो स्टॉक आपकी सप्लाई बन जाएगा, यानी दिस 50 विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ओके, अब ये बात पढ़ें आप, पेज 448 पे है, सी पॉइंट, पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। बात समझ आई? डी रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी स्टॉक आपके पास होगा वो भी आपकी सप्लाई बन जाएगा। कुछ बात समझ आई? ओके, सब अच्छा है? ओके, आसान सी बात ही ये भी छुड़वा दी थी आपको। अच्छा, पेज 450 के टॉप पे है, ये भी हमने पॉइंट छोड़ा हुआ है। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर द रिटर्न इन दैट टैक्स पीरियड, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द एग्जेम्पशन इज विथड्रॉन। ओके, ये पॉइंट ना आपको समझने के लिए मुझे पुराना कानून बताना पड़ेगा। भाई आपने जो कानून पढ़ा है ना, उसमें आपने टाइम ऑफ सप्लाई क्या पढ़ा जी? गुड्स डिलीवर्ड, और बोले आपने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड या मेड अवेलेबल। कैश का आना या जाना इररेलेवेंट। इससे पहले कानून ये होता था कि कैश का आना सप्लाई कंसिडर हो जाती थी। ओके, कैश का आना उसी वक्त सप्लाई कंसिडर हो जाती थी, चीजें आए गई हो या ना गई हो। मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे, ये पुराना कानून है जी। मिसाल के तौर पे आपको जनवरी में, या एग्जांपल लेते हैं, आप फर्नीचर खरीदने गए और आपने उस फर्नीचर वाले को कहा फर्नीचर बना दो। उसने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ एडवांस आपको पे करना पड़ेगा, और आपने लाख रुपया उसे एडवांस दे दिया। अब आ जाए आप फर्नीचर दुकान वाले के जूतों में, और लाख रुपया आपकी सेल कंसिडर होता था और आप इस पे सेल टैक्स पे करते थे। ये पुराना कानून था। ओके, और बाकी 4 लाख, अगर 5 लाख का टोटल फर्नीचर है, वो आपने फरवरी में उसको पे किया, और बाद में क्या किया? बाद में आपने चीजें डिलीवर भी कर दी फरवरी के अंदर। तो लाख पे सेल टैक्स आप जनवरी में पे करते थे और बाकी 4 लाख फरवरी में पे करते थे। अब यहां पे वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड। क्या आपको जनवरी में पार्ट पेमेंट रिसीव हुई? ओके, फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड
इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड। तो भाई जो पेमेंट आपको, पार्ट पेमेंट जो आपको मिली, जिस पीरियड में मिली होगी उसी पीरियड में आप उसको कंसिडर करेंगे। ठीक होगी बात, ये बात तो हमें पता थी। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, और वो ये बात करता है कि अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा हुआ था फर्नीचर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स, बात समझ आई, फर्नीचर एग्जेम्प्ट है, तो क्या आप इस पे कोई टैक्स पे करते? नो, कोई टैक्स पे ना करते, एग्जेम्प्ट था। लेकिन अगर 1 फरवरी को हुकूमत का नोटिफिकेशन आ जाता कि आज से फर्नीचर टैक्सेबल है, तो जो फरवरी में 4 लाख रुपए आपको मिला होगा, इस 4 लाख पे टैक्स होगा, क्योंकि 1 फरवरी से नोटिफिकेशन आ गया आज से फर्नीचर टैक्सेबल है। तो जो पार्ट पेमेंट पहले गई थी उस पर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया था, और फरवरी में जो बाकी का 4 लाख आया, सर आप सिर्फ उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे, आप बाकी के लाख पे भी पे करेंगे। भाई ये कानून था पहले, टैक्स पूरा 5 लाख पे लगेगा, ये पुराना कानून था। पॉइंट की समझ आ गई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कैश का आना, अब सप्लाई है ही नहीं। तो अगर कैश का आना सप्लाई नहीं है तो क्या मैंने उसको सेल में डाला होगा? गुड्स या तो यहां पे डिलीवर हुई होंगी, यहां पे डिलीवर हुई होंगी, ओके, यहां पे डिलीवर जितनी हुई होंगी वो यहां सेल में डल जाएंगी, जो यहां डिलीवरी होंगी वो यहां पे सेल में डल जाएंगी, यहां एग्जेम्प्ट था एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, यहां टैक्सेबल था टैक्सेबल हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये पॉइंट पुराने कानून वाला है और इसका हमारे कानून से अब कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने कानून से अभी तक उड़ाया नहीं है, लिखा हुआ है, तो मैंने आपको समझा जरूर दिया, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन खत्म हो गई हुई है। ओके, ले जी, ये बात भी खत्म हुई। नहीं करेगा टैक्स, क्या करके टेस्ट करेगा? पार्ट पेमेंट के रूल्स पूछ लेगा आपसे, बस लिख दीजिएगा, याद कर ले, लिख दीजिएगा, समझा मैंने आपको दिया, लेकिन ऐसे बोंगी मारेगा क्योंकि इसकी है ही नहीं, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ही नहीं है। आपके सामने मैंने खुद बता दिया। वो बात ही जब पार्ट पेमेंट की कर रहा है, तो पार्ट पेमेंट का मतलब क्या है? जब पैसे आएंगे तभी टाइम में सप्लाई होगी, तो वो तो रूल ही खत्म हो गया है। ओके, चले जी, एक बात और रह गई थी आपकी, वो थी रिटेलर वाली, पे नंबर 454, पॉइंट नंबर 9। चलेंज इसको एज इट इज पढ़ लेते हैं, ठीक है। टियर 1 कैटेगरी रिटेलर्स, टियर 1 कैटेगरी कौन से वाले होते हैं? बड़े दुकानदार। टियर 1 कैटेगरी रिटेलर्स शैल पे टैक्स इन नॉर्मल मैनर एट रेट ऑफ 17%। बिल्कुल ठीक है, बड़े दुकानदार 17% पे करेंगे। टैक्स शैल बी चार्ज थ्रू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन टियर 1। और जो छोटे दुकानदार है ना, उन पे जो टैक्स है वो उनके बिजली के बिलों के थ्रू आएगा। ये बात मैंने आपको बता दी थी। रेट क्या होंगे? अगर मंथली बिल 30,000 से कम है तो 3,000 रुपया टैक्स है, अगर 30,000 से 50,000 है तो 5,000 है, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर 10,000 है। ये उन्होंने फिक्स एक बना दी हुई है स्लैब। लेकिन भाईजान आपको पता है कि एफबीआर के पास क्या इख्तियार है? एफबीआर में चार्ज सेल्स टैक्स अप टू ₹2 लाख ऑन सर्टेन प्रिस्क्राइब पर्सन टू जनरल ऑर्डर। भाईजान वो 2 लाख रुपए तक भी क्या करते हैं? 2 लाख तक भी चार्ज कर सकते हैं। Above rates appearing in table will be doubled if the name of person is not appearing in electric tax bill list issued by FBR। ये जो ऊपर रेट्स दिए हुए हैं 3,000, 5,000, 10,000, ये डबल हो जाएंगे अगर इस बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर है, वो बात यहां पर ये है भाई कि ये बंदा तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा ही नहीं, तो फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कौन सा? सर इनकम टैक्स वाला। उन्होंने कहा कम से कम इनकम टैक्स तो जमा कराओ ना, वो तो कराना बनता है, एनटीएन तो लेना बनता है, तो वहां पे एक्टिव टैक्स पर देखा जाएगा, सेल टैक्स वाला फिर नहीं देखा जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिपॉजिट द अमाउंट कलेक्टेड डायरेक्टली। ये जो बैंक वाले या लेस्को वालों के पास बिल जाएगा ना, वो आपसे टैक्स वसूल करके एफबीआर के खजाने में जमा करा देंगे। द अबव टैक्स ऑन अदर देन टियर 1 रिटेलर इज अदर देन नॉर्मल टैक्स ऑफ 17%, फर्दर टैक्स ऑफ 3% एक्स्ट्रा टैक्स। ओह मैन, वो कहता है कि अगर आप अदर देन टियर 1 है ना, फिर भी आप पे भूत सवार है सेल टैक्स में रजिस्टर होने का। वो कहता है आप शौक से हो जाएं, शौक से रजिस्टर हो जाएं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। चीजें सेल करने पे 17% जरूर लगाएं आप, लेकिन बिलों से तो हम लेंगे जरूर। ठीक होगी बात? हाँ, बस बड़ी जुल्म नहीं है ये। ओके, हो गया जी अब कंप्लीट सारा कुछ।
नहीं ये रिटेल वाला, इसको एज इट इज कर लें आप याद, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये बस एज इट इज कर लें। ये जो वैल्यू सप्लाई 46 का पॉइंट नंबर 13 है ना लास्ट, इसको एज इट इज कर लीजिएगा। ओके 445 पे भी कुछ रह गया? ओह यस, हाँ रह गया बिल्कुल, ये कर लेते हैं। पेज 445 पे लास्ट जुमला है भाई मैन्युफैक्चरर का, लिखा हुआ जी हाउ एवर फॉर क्लेमिंग रिफंड। अब आपको रिफंड पता है क्या होता है? ओनली सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हु हैज ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखिए कुछ चीजें ना आपके कानून में नहीं है, असल में आपको ना उस वक्त रिफंड का नहीं पता था, मैंने इसलिए पॉइंट छुड़वा दिया था। अब आपको पता है रिफंड क्या होता है, आप जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पता है आपको इनपुट रिफंड के तौर पे मिलता है। वो ये बात कर रहा है कि भाईजान अगर आपने रिफंड लेना है तो सिर्फ उस बंदे को मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर समझा जाएगा जिसकी अपनी कोई फैक्ट्री है, हु हैज ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसकी कोई फैक्ट्री है। तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री मौजूद है और आप चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तभी आपको मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कहा जाएगा। ओके अब सवाल यह है एक बंदा मैन्युफैक्चरर नहीं है, खाली एक्सपोर्टर है, रिफंड तो उसको भी मिल जाएगा, लेकिन बस कुछ ऐसे कवानीन है जो आपके कोर्स में नहीं है। मैन्युफैक्चरर को शायद कोई एक स्टेप ज्यादा फवायद भी होते हैं, जो चीजें बनाकर आगे बेचता है ना उसको थोड़े से ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। जो सिर्फ खरीद कर आगे एक्सपोर्ट करता है उसको थोड़े कम फायदे होते हैं। अब वो क्या फायदे हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, बस इतनी बात ज़हन में रखें कि जब आपने रिफंड क्लेम करना है तो आपको मैन्युफैक्चरर के साथ साथ एक्सपोर्टर तभी समझा जाएगा जब आपकी अपनी फैक्ट्री होगी। ओके ऑल इज वेल नाउ, सब डन है। चलें जी, पास पेपर हो गए थे इसके, काफ़ी सारे कर लिए थे हमने। ओके जो आपको होमवर्क दिए थे पास पेपर उनमें कोई मसला, कोई इशू नहीं है। चले जी आइए फिर चैप्टर 2 पे, पीछे हैंडआउट पड़े हुए, जिसको नहीं मिले वहां से ले सकता है। इट्स वेरी इजी मैन, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आईनी शिके। आइए आपको आइन पढ़ाते हैं, इस मुल्क में जो कुछ चल रहा है आइए आपको पढ़ाते हैं। आपको पता है ना इस मुल्क में एक पार्लियामेंट है। ओके पार्लियामेंट के ना 2 सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से? एक नेशनल असेंबली होती है, एक सेनेट होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? एक में सेनेटर होते हैं, एक में एमएनएज होते हैं। अच्छा चले मैं इतना ही काफी है। अच्छा खैर हमारा ताल्लुक चूंकि टैक्स के साथ है तो हम जो बात करेंगे ना हम वो बात करेंगे पैसों से मुतल्लिक, हम पैसों से मुतल्लिक बात करेंगे। ले जी आपने कभी सुना होगा खजाना खाली हो गया, कभी सुना? बड़ा मजे का चैप्टर है, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। खजाना खाली हो गया, ये खजाना क्या होता है भाई? क्या आपको क्या लगता है? तिजोरी होगी उसके अंदर आप ओपन करेंगे जैसे बचपन में देखते थे हीरे जवाहरात पड़े हुए, क्या वो खजाना होता है? हमारा वो खजाना खाली है भाई। भाईजान इसको बोलते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये जो खजाना होता है ना इसको बोलते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो भाईजान लिखा हुआ है ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, जितना भी पैसा हुकूमत को मिलेगा, हुकूमत को पैसा कहां से मिलता है? टैक्सेस के मुतालिक, जो टैक्सेस से पैसा मिलता है, जो भी टैक्सेस मिलेंगे या फिर कर्जे मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। ये कर्जे कहां से मिलते हैं? आईएमएफ से मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? सर फ्रांस से तो इमदाद मिली है सर, वो कर्जा तो नहीं है। वो भी देखें जो कर्जा है उसकी बात हो रही है, इमदाद की बात नहीं हो रही। चले वैसे इमदाद भी इसके अंदर ही शामिल हो जाएगी, ठीक है। इमदाद, जो इमदाद आपको मिली, जो रेवेन्यू टैक्सेस के मुतालिक आपको मिला, या जो भी कर्जा फेडरल गवर्नमेंट ने रेस किया, एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। ओह मैन, इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कर्जा दिया और अमेरिका ने वो कर्जा वापस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन। यार हंस रहे हो तुम यार, वाले इंशाल्लाह नहीं बोलते तुम। तो अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को कर्जा दिया एक दिन $5 अरब, अमेरिका ने कहा था भाई हालात बड़े खराब है, हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, हमें $5 अरब दो, तो पाकिस्तान ने $5 अरब दिया। ओके तो उसकी जब वापसी करेगा अमेरिका तो वो पैसे भी इसी के अंदर आएंगे। तो इसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन शैल बी क्रेडिटेड टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये कौमी खजाने में जमा हो जाएंगे। ओके ये सब के सब कहां जमा होंगे? कौमी खजाने में जमा होंगे। तो 3 चीजें आ गई, टैक्सेस का मिलना, कर्जों का मिलना
और जो कर्जे दूसरों को दिए थे उनका वापस आना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो बचता है ना, ऑल अदर मनी इज रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, इसके अलावा जो भी पैसे मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट को और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट, या आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट किसी को जुर्माना कर देती है या कोई हाई कोर्ट वगैरह जमा कर देती है, शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। तो ये एक दूसरा अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। तो सर आपके हुकूमत के पास ना दो जेबें हैं, एक जेब को कहा जाता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और एक जेब को कहा जाता है पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। ओके, तो ये दो खजाने हैं, इन दो खजानों में चीजें जाती हैं, ऊपर वाले में टैक्सेस का पैसा और फिर क्या जाता है जी, कर्जों का मिलना और जो कर्जा दिया उसका वापस आना, और नीचे पीएफ में क्या क्या जाता है जी, जो भी फेडरल गवर्नमेंट को इनके अलावा पैसे मिलेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी को जुर्माना करेगी उसके बदले में मिलेंगे, ये सारे के सारे पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में जमा होंगे। ओके होगी बात? कोई सवाल? कब्जा किसके पास होगा? इस खजाने की चाबी किसके पास होगी? इस खजाने की कुंजी किसके पास होगी? कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट किसके पास होगी भाई? वज़ीर आज़म के पास। ओके, द कस्टडी ऑफ खजाने, बड़ा खजाना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड बड़ा खजाना, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन छोटा खजाना। द पेमेंट, इसमें से अगर कोई पेमेंट करनी है, एंड विड्रॉल फ्रॉम द फंड्स, या इसमें से अगर कुछ निकलवाना है, और अदर कनेक्टेड मैटर, या खजाने से मुतल्लिक कोई भी फैसला है, ये किसके पास होगा? शैल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सर ये जो पार्लियामेंट में मोअज़्ज़ज़ अफराद बैठे ना आपके, इनके पास अख्तियार है कि इस खजाने में से किसको पेमेंट करनी है, किसको नहीं करनी, क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, ये मिलजुल के काम करते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम सुना है आप लोगों ने? बेसिकली वो इन्हीं पार्लियामेंट में से उठते हैं ना, बेसिकली वो लोग डिसाइड करते हैं। तो चूंकि वो इन्होंने चुने होते हैं तो वो एज्यूम बात होती है कि वो पार्लियामेंट ने ही आगे किया, तो वो जो 2-3 लोग बिठाए होते हैं उन्होंने वो फैसले कर रहे होते हैं। उसमें मुझे अब इतना कंफर्म नहीं पता, मेरे हाल में एक तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक आपके ऑपोजिशन के कोई होते हैं लीडर वगैरह, कोई इस तरह करके कुछ होते हैं। हाँ, मिलजुल के सब पैसे निकलवाते हैं उसमें से। ओके, या फिर रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट, या सदर साहब अकेले ही हरकतें कर लेंगे। ठीक है, तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ और सदर साहब एक तरफ। आपको लगता है सदर साहब को धूप लगवाने के लिए रखा होता है? सदर साहब के पास आज देखिएगा क्या ताकतें हैं। देखिए, एक तरफ पूरी पार्लियामेंट, एक तरफ खाली सदर साहब। क्या बात है, लेवल हो तो ऐसा हो। ओके, बात समझ आई? उसके बाद है जी एनुअल बजट स्टेटमेंट। अच्छा, ये इसके आगे जो 80 लिखा हुआ नहीं, ये सेक्शन नहीं है, ये आर्टिकल है। ओके, ये एनुअल बजट क्या होता है? ये जो जून में नहीं प्रेजेंट होता, जिसमें एक भाई साहब कान में स्टेथोस्कोप लगा के, क्यों स्टेथोस्कोप क्यों लगाया होता है? वो लोग शोर कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर, 2 ब्लू टिक्स कर रहे होते हैं उनके लिए, इग्नोर। हाँ ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं जी बजट, एनुअल बजट स्टेटमेंट। इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल द फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट लेट जाएगी नेशनल असेंबली के सामने। ये मतलब है इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट करेगी नेशनल असेंबली के सामने अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हर साल वफाकी हुकूमत नेशनल असेंबली के सामने एस्टिमेटेड पैसे जो आने हैं वो और जो जाने हैं वो जो है वो प्रेजेंट करेगी। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट कहा जाएगा। कभी सुना हो बजट आप लोगों ने? सुना है? क्या होता है जी? फलाने से आमदनी का तखमीना इतना लगाया गया है, फलाने खराजात की मद में इतना तखमीना लगाया गया है। ये एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ही होते हैं। और मैंने तो हमेशा उसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ही सुने, रिसीट तो कभी सुनी नहीं मैंने। बट टैक्सेस ही होते हैं और तो कुछ भी नहीं होता। ओह मैन, वेरी रिस्की क्वेश्चन। हाँ नहीं, वो बताते हैं उसके अंदर, वो भी बताया होता है। नहीं, सारा कुछ ओपन होता है। वो आप अगर कोई बजट कॉपी लेकर आए तो उसमें एक बात लिखी होती है। असल में जो वो पढ़ते हैं ना, वो तो बड़ी मिनिमम सी बातें पढ़ते हैं। असल में जो बजट कॉपी तो कितने 100 सफ़ों की होती है भाई। वो तो सारी की सारी आप पढ़ना शुरू करें तो पूरा दिन लग जाए। तो वो उसमें मोटी मोटी बातें बताते हैं, मेन बातें तो बताते नहीं है उसके अंदर। ओके, आगे चले। तो बजट स्टेटमेंट, ये वही एनुअल बजट स्टेटमेंट है जिसकी कॉपियां हवा में उछल रही होती हैं। ठीक है, ये नेशनल असेंबली के अंदर, ये सब आपने देखी हुई हैं।
उसको बोलते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे, जब आप बजट देख रहे हो, तो अगर कोई छोटा भाई पूछे ना आपसे कि ये क्या हो रहा है भाई, तो आपने उनको कहना है कि ये देखो ये एनुअल बजट स्टेटमेंट है जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं और ये हर साल प्रेजेंट करना होता है, और ये देखो ये एनुअल बजट स्टेटमेंट की कॉपियां वहां में उछाल रहे हैं। ओके, द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। अब इस एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या क्या होगा? अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ओके भाईजान, इस बजट के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक वो खर्चे होते हैं जो आईन ने कहा हुआ है कि करने ही करने हैं, उनसे तो आप पीछे हट नहीं सकते, और दूसरे खर्चे वो होते हैं जो उस आईन के खर्चों के अलावा होते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पे होते हैं। तो एक तो आपको आईन ने बोल दिया कि ये खर्चे करने ही करने हैं, और एक खर्चे वो है जो आईन ने नहीं कहा, वो आपकी मर्जी है। तो वो कहते हैं जी एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो जो आईन ने कहा हुआ है खर्चे करने, आपने वो भी बताने इसके अंदर। अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और इसके अलावा जो आईन के अलावा वाले खर्चे हैं वो भी आपने इसके अंदर बताने हैं। एंड शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, और आपने साथ ये भी बताना है कि भाईजान ये रेवेन्यू खर्चा है या कैपिटल खर्चा है। और मेरे ख्याल में अब आपको रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चे का मतलब पता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नहीं, ये बड़ी मजे की बात है। आईन ने कौन कौन से खर्चे बताए हैं? आपको क्या लगता है वैसे आईन ने कौन से खर्चे बताए होंगे कि ये करने ही करने हैं? सब्सिडीज वगैरह। अच्छा, और अच्छा चले देखते हैं आईन ने कौन से खर्चे कहे हैं कि सबसे पहले आपने ये करने हैं। शायद अवाम की फलाह के लिए कुछ करना होगा। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ले जी, आईन ने जो बोला ना कि आपने जो सबसे पहले खर्चे करने हैं वो ये वाले हैं। द रेम्यूनरेशन ऑफ, नहीं जी, सबसे पहले सदर साहब की तनख्वाह। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अवाम भूखी मर जाए, सबसे पहले सदर साहब की तनख्वाह निकलेगी। लेवल है सदर साहब का, आप इजी लेते हैं उनको। आपको लगता है बस 23 मार्च को 14 अगस्त को निकलवा लेते हैं उनको बाहर, भाई उनका बड़ा लेवल है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब की तनख्वाह एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस। उनके ऑफिस जो है ऐवान सदर, उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, चाय पानी, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसके जितने भी खर्चे सबसे पहले ऐवान सदर को बचाया जाएगा। अवाम, पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म सब फारिग हो जाएंगे, सबसे पहले सदर साहब को बचाया जाएगा। एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ, उसके बाद तनख्वाहें किसकी निकलेंगी? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम, उसके बाद फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाहें निकलेंगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तनख्वाहें निकलेंगी। मैन ओके, इसमें भी लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह निकलेगी। हंस क्यों रहे आप लोग? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह निकलेगी। उसके बाद मैन, आप इन लोगों को इजी लेते हैं, उनका लेवल देखें आप लोग। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, ठीक है, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे सेनेट के, उनकी तनख्वाहें निकलेंगी। फिर द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। भाई पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट का जो होता है बड़ा, उसको चेयरमैन कहते हैं और डिप्टी चेयरमैन कहते हैं, और नेशनल असेंबली के बड़े को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। फिर उनकी तनख्वाहें निकलेगी। कौन है? सादिक संजरानी साहब है मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट, और स्पीकर नेशनल असेंबली शायद राजा परवेज अशरफ साहब है, तो इनकी तनख्वाहें निकलेंगी। उसके बाद ऑडिटर जनरल, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है इस्लामाबाद में, हुकूमत के केसेस को डिफेंड करता है, उसकी तनख्वाह निकलेगी। सर किधर गया आपका वज़ीर आज़म? एमएनएस किधर गए? सारे फारिग हो गए, लेकिन वो इधर आ नहीं रहे ना कहीं पे। ओके, बात समझ आ गई? ले जी, ये तमाम खर्चे आइन ने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने ये खर्चे करने। अवाम किधर है? अवाम, ये जो पेज 9 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे कहीं होगी। नहीं, अवाम भी आ रही है आगे, अवाम आ रही है आगे। वो जो दूसरे वाले खर्चे हैं ना, अवाम उधर होगी। The admin expenses, including the remuneration of officers and servants of Supreme Court, Islamabad High Court, the Department of Auditor General, the Office of the Chief Election Commissioner, and the Secretariats of the Senate and National Assembly। ले जी, इन सब के बाद ये खर्चे पूरे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के लोगों की तनख्वाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोगों की तनख्वाहें, ऑडिटर जनरल का जो दफ्तर है उसके लोगों की तनख्वाहें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर की तनख्वाहें, सेक्रेटरी सेनेट के लोगों की तनख्वाहें, नेशनल असेंबली के लोगों की तनख्वाहें। दूसरे नंबर पे ये निकलेंगी। सर एमएनए बन जाए, बड़ा स्कोप है भाई, दूसरे नंबर पे तनख्वाह मिल जाएगी आपको, या सीधा प्रेसिडेंट लग जाए, फिर तो सबसे पहले तनख्वाह मिलेगी। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे ये है। अच्छा, आप वेट ही कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा? आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे भी लो, फिर फारिग हो गए। डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ले जी, इनकी तनख्वाहें पहले
और जो हुकूमत ने कर्जे लिए ना उसके ऊपर जो सूद देना है वो बाद में। सो डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। लें जी भाईजान, जो आपने कर्जे लिए उन कर्जों की वापसी या उनके ऊपर सूद जो पे करना है उसकी वापसी, ये सारा कुछ होगा। एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। अभी सब लोग जिनेवा गए थे ना, जिनेवा क्या करने गए थे? पैसे लेने गए थे। तो जिनेवा में कितने लोग गए होंगे? 600-700 बंदा तो लेकर गए होंगे साथ। तो उन सबका जो 5 स्टार होटल में ठहरने का खर्चा होगा, जो वहां पे मर्सिडीज में फिरे होंगे, वो जो 3-4 अरब लगाकर आए होंगे, वो 3-4 अरब भी यहीं से पे होगा जी। नहीं, मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूं। चलें, जितने भी गए होंगे 50 तो गए होंगे, 50-60 लोग तो गए ही होंगे। तो वो जो 50-60 लोग गए होंगे ये कर्जा रेस करने, तो वो जो उनके अखराजात ट्रेवलिंग के, वहां रहने के, खाने पीने के, वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब इसी पे चार्ज होंगे। सारा कुछ इसी में ही आता है भाई। एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट, रिडेम्पशन कहते हैं रीपेमेंट को या कर्जे की वापसी। ये बात हमने ऊपर कर ली हुई है। ओके, अगर पाकिस्तान के अब सोच रहे हैं अब हमारा नंबर आएगा। अगर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ किसी ने केस कर दिया और पाकिस्तानी हुकूमत हार गई, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने भी फैसला कर दिया, उस फैसले के खिलाफ अगर आपको पैसे देने पड़ गए, तो वो भी क्या है? वो भी फिर आपको इसी कौमी खजाने में से पे करने पड़ेंगे। ओके, काश हमारा नंबर आ जाए। एंड एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय आइन और पार्लियामेंट। इसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आइन बोल देगा या पार्लियामेंट बोल देगी, वो सब के सब आपने पे करना है और हम देखते ही रहेंगे, हमारा तो नंबर आया ही नहीं। ठीक है, बस ऐसे ही है भाई। तो सर ये जो आर्टिकल 81 है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो तमाम खर्चे हैं जो कि आइन ने बता दिया है कि आपने क्या करने हैं, आपने पे करने हैं। कोई सवाल किसी का? बस करें या चले आगे? काफी हो गया? चलें, नहीं मुझे भी लग रहा है काफी हो गया। अच्छा, आपके पास बुक्स है ना? बुक्स में जरा आइए चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 निकालें जरा। एक चीज आपको बस बतानी है। आप कहेंगे हैंड आउट तो बड़े 2 सफ़ों के हैं, किताब में तो चैप्टर 6-7 सफ़ों का है। पहुंच गए जी? अच्छा, इसमें आप देखेंगे पहले सफ़े पे लिखा हुआ है फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स और दूसरे पे लिखा हुआ है, आगे है अगले सफ़े पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। सर कॉपी पेस्ट है, दोनों कॉपी पेस्ट है। बस फर्क किधर है? जहां जहां प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा ना, वहां चीफ मिनिस्टर लिखा होगा। ओके, जिधर जिधर इधर सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा वहां हाई कोर्ट लिखा होगा। बस ये 2-4 फर्क है। तो इंशाल्लाह मंडे को जब हम ये फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा 2-3 जगह जहां जहां पे फर्क है। तो ये प्रोविंशियल वाला आपने बल्कि एक ही याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दोनों की वर्डिंग भी सेम है। ओके, चलें जी, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।